दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है और इस देश की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। इसमें सामान का दाम आसमान छू रहा है दोस्तों। जैसे चावल के दाम 250 से 400 रुपये केजी, दाल हो गया है आपका 250 रुपये पर 500 ग्राम। 500 ग्राम दाल का दोस्तों दाम हो गया है 250। आलू का दाम 350 रुपये पर केजी और चिकन तो आप छोड़ ही दीजिए, 4000 रुपये पर केजी तक पहुंच गया दोस्तों। और बच्चों के दूध के दाम भी 1980, मतलब लगभग 2000 रुपये प्रति लीटर। तो दोस्तों, बोलने में भी डर लग रहा है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसा हालत अगर हमारे देश में कभी आया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर है और पूरा टॉप से बॉटम तक कवर करेंगे दोस्तों। इसके क्या कारण है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका में, श्रीलंका इससे किस तरह से उभरेगी और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका बैंकर भाई और आज हम करेंगे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस द कंप्लीट केस स्टडी। दोस्तों, इस श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के कुल 7 कारण हैं और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है दोस्तों। जैसे सबसे पहले है पॉलिटिक्स बिफोर नेशन, फिर है फॉरेन डेप्ट, द ट्विन डिफिसिट्स और फिर पुअर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें टैक्स कट्स, प्रिंटिंग मनी और फिर टूरिज्म, एग्रीकल्चर और रशिया यूक्रेन वार। तो दोस्तों, ये सब कारण एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए श्रीलंका का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। श्रीलंकन पॉलिटिक्स का एक और नाम है दोस्तों वन फैमिली डिक्टेटरशिप ऑफ द राजापक्सा ब्रदर्स। दोस्तों, श्रीलंका के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है महिंद्रा राजापक्सा और 2019 से अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। लेकिन 2004 में भी ये प्राइम मिनिस्टर थे और 2005 से लेकर 2015 तक प्रेसिडेंट थे दोस्तों। 2008 में गोटाबया राजापक्सा डिफेंस सेक्रेटरी थे और मृंदा राजापक्सा प्रेसिडेंट थे दोस्तों। और ये गोटाबया राजापक्सा ये अभी के प्रेसिडेंट है। महिंद्रा राजापक्सा के 2 बेटे नमल राजपक्सा जो कि अभी के स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर और योशिता राजापक्सा जो है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। चमल राजापक्सा जो अभी करंटली जो स्पीकर है पार्लियामेंट के और पहले ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड एविएशन और मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट रह चुके थे दोस्तों। चमल राजापक्सा के 2 बेटे शरींद्र राजापक्सा जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और दूसरे बेटे शमिंद्र राजापक्सा जो कि डायरेक्टर ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस है। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से इस फैमिली ने पूरा जकड़ के रखा है श्रीलंका को। सिर्फ अभी नहीं, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कोई प्राइम मिनिस्टर रहता है तो कोई प्रेसिडेंट रहता है, कोई ये रहता है तो कोई वो रहता है। जो भी है इन्हीं लोगों के हाथों के अंदर रहता है दोस्तों। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये इतने दिनों से श्रीलंका के इकोनॉमी को चला रहे इसका मतलब ये कोई बहुत बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा काम हो रहा होगा। सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है श्रीलंका के इस करंट सिचुएशन में तो इन्हीं का हाथ है दोस्तों। और इनके जो पेरेंट थे उनका नाम था दोस्तों डॉन एल्विन राजापक्सा। तो देखिए, जिसके नाम के पहले ही डॉन लिखा हुआ है तो उनके बेटे कैसे होंगे ये आपको तो पता ही चल रहा होगा। तो देखिए, ये 4 बेटों में से महेंद्र राजापक्सा, गोटाबया राजापक्सा, चमल राजापक्सा, इन तीनों के बारे में तो बोल दिया है। और ये बेसिल राजापक्सा दोस्तों ये अभी के फाइनेंस मिनिस्टर है। 8/7/2021 से 3/4/2022 तक यही फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी सिचुएशन खराब हो गया इसलिए इस्तीफा दे दिया है। इस बेसिल राजापक्सा के बारे में दोस्तों एक बात हम बोलना चाहेंगे कि ये एक अमेरिकन श्रीलंकन है और इसको अंदर लाने के लिए, इसको इस मिनिस्ट्री के अंदर लाने के लिए महिंद्रा राजापक्सा ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किया है दोस्तों। तो समझ रहे हैं कि ये लोग अपने लोगों को अंदर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट है गोटाबया राजापक्सा, इन्होंने अनाउंस किया था एकदम अपने रैलीज के वक्त, जब ये लोग रैली करते थे उस वक्त इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग लाएंगे। तो वही किया दोस्तों। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग लाने के लिए इन लोग को इनऑर्गेनिक फार्मिंग बैन करना पड़ा। लेकिन एक बात है दोस्तों, देखिए कि श्रीलंका का मेन जो इकोनॉमी है बहुत सा ये एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। और ये श्रीलंका ही नहीं, हर देश का ही उसका इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, नहीं तो हमको फॉरेन करेंसीज नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने आगे का ना सोचा लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बैन कर दिया और इसके लिए दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारी कटौती आई और इकोनॉमिक लॉस ऑफ अबाउट 425 मिलियन दोस्तों। राइस प्रोडक्शन में 20% ड्रॉप आ गया। ये कंट्री दोस्तों राइस में सेल्फ सफिशिएंट था, इन्हें इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन इस डिसीजन के कारण राइस भी इन्हें इंपोर्ट करना पड़ा एट द रेट ऑफ $450 मिलियन। तो दोस्तों, समझ रहे होंगे कि क्यों ये खराब डिसीजन है।
टी, जिसमें ये थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, और 10% कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फॉरेन एक्सपोर्ट सिर्फ टी का ही रहता था दोस्तों, चाय का रहता था। और 10% मतलब दोस्तों इसका जो अमाउंट होता है वो है 712.3 मिलियन दोस्तों। इस सिचुएशन में दोस्तों कोई भी ये करता कि मेरा जो टी का जो प्रोडक्शन है उसको मैं किस तरह से बढ़ाऊं, यही हमारा फोकस रहना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इस मिनिस्ट्री ने ठीक उल्टा किया और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा दोस्तों। अब एक मजे की बात है दोस्तों, ये सब चीज़ जो है ये सब हो रहा था बेसिल राजपक्षा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था उसके नाक के नीचे। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि दोस्तों गोटाबाया राजपक्षा तो उनके घर वाले हैं। और इन लोग का जो मेन प्रॉब्लम है कि ये लोग कभी किसी के एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेते। जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, अगर डिफेंस का बात है तो आपको डिफेंस में एक्सपर्ट लोगों को रखना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर या फार्मिंग का बात है तो साइंटिस्ट लोगों के साथ आपको बात करनी चाहिए, जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनके साथ आपको बात करना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये लोग कभी किसी से सलाह मशवरा नहीं करते थे, इसलिए ये हालत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एग्रीकल्चर और पॉलिटिक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, अब बाकी को भी कनेक्ट करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, ये जो टैक्स कट्स, मैंने कहा था कि इसमें पुअर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कारण है दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है टैक्स कट्स। देखिए, टैक्स जो है किसी भी सरकार का मेन रेवेन्यू होता है टैक्स, और उसको हम लोग कभी एब्रप्टली उसको बंद नहीं कर सकते। टैक्स ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा घटाना चाहिए। अगर बढ़ा देंगे तो पब्लिक रिवोल्ट करेगी, अगर एकदम घटा देंगे पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए, अगर हम लोग एकदम अगर कोई टैक्स घटा देता है तो सरकार का रेवेन्यू कम खत्म हो जाएगा दोस्तों, रेवेन्यू नहीं आएगा। और इन्होंने यही किया, रैली में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम लोग टैक्स घटा देंगे, टैक्स घटा देंगे। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट एडवाइस लिए इन्होंने टैक्स कट्स कर दिए दोस्तों। जैसे कि वैट मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, 15% था वो हो गया 8%। उसके बाद है पाए मतलब है पे एज यू अर्न टैक्स, मतलब इनकम टैक्स की तरह है दोस्तों। इसमें देखिए 7,50,000 रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है, 7,50,000 से 15 लाख तक 6% है, 15 लाख से 22,50,000 तक 12% है, और मोर देन 22,50,000 से आपका 80% है। और CBSL 2018 के रिपोर्ट के तहत 89% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू केम फ्रॉम टैक्सेस। तो आप देखिए, आप लोग को ये लग रहा हो कि टैक्स कटा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि कहा, टैक्स आपका इनकम है। अगर आपका इनकम आप घटा देते हैं तो आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा टैक्स अगर हम लोग घटा देते हैं तो सरकार का इनकम बंद हो जाएगा, तो यही प्रॉब्लम था। अब देखिए दोस्तों, PB जयसुंदरा ने कह दिया कि गोटाबाया राजपक्षा को पता था कि ये सिचुएशन आने वाला है, सरकार का इनकम गिरने वाला है, लेकिन इन्होंने जानते हुए भी ये डिसीजन लिया। मतलब दोस्तों, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। देश जहाँ भी जाए, हमें अपने से मतलब है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटना शुरू हो गया क्योंकि टैक्स घटा दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। CBSL मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से इन्होंने कह दिया कि हमें और नोट प्रिंट करवाने हैं, तो इन्होंने मार्केट में लिक्विडेशन बढ़ा दिया, मार्केट में नोट ज़्यादा लाया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके पूरे अगेंस्ट पे थे। उन्होंने एडवाइस किया था, IMF की तरफ से श्रीलंकन गवर्नमेंट को एडवाइस किया था कि आप लोग ये मत करिए, आप टैक्स बढ़ाइए, नोट मत छापिए, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन इन लोग का काम क्या है कि हम किसी की बात तो नहीं सुनेंगे, तो इन्होंने इनकार किया और टैक्स घटाते रहे और नोट छापते रहे, तो इससे इकोनॉमिक डिसबैलेंस बढ़ता गया दोस्तों। इस महीने के 6 तारीख को दोस्तों CBSL ने 119.08 बिलियन रुपीस छापे हैं एक ही सिंगल डे में। तो दोस्तों सोचिए कितना सिचुएशन खराब है कि इन लोगों को इतना नोट छापना पड़ रहा है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टोटल मनी एडेड वाज रुपीज 432.76 बिलियन, एंड दिस क्रिएटेड एन इकोनॉमिक इम्प्लोशन। और इसी के कारण दोस्तों इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रैपिड डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब प्रॉब्लम दिखने लगे दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, और बस अपने मनमर्जी से अपने तरीके से काम कर रहे हैं कि सरकार हमारी बने रहे। और दोस्तों इसी पर सीमित नहीं है, 2009 में इसी महिंदा राजपक्षा के सरकार रहते हुए 40,000 तमिल सिविलियंस को बॉम्ब से उड़ा दिया था दोस्तों। और 2019 में भी ईस्टर बॉम्बिंग के केस हुए, 21/4/2019 में भी ऐसे बॉम्बिंग के केस आए थे दोस्तों। 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल्स को उड़ा दिया गया था इन्हीं के सरकार रहते हुए। तो सरकार दोस्तों क्या कर रही थी, झक मार रही थी क्या? तो दोस्तों 2019 में इस ईस्टर बॉम्बिंग के कारण और 2020 में कोविड-19 के चलते श्रीलंका में टूरिज्म एकदम से रुक गया दोस्तों। श्रीलंकन टूरिज्म जो कि कंट्रीब्यूट करती थी 12.6% ऑफ द GDP ऑफ श्रीलंका,
और ये इतनी गिरावट हुई कि दोस्तों कि ये 2 साल में दिसंबर 2020 के अनुसार 0.5 मिलियन यूएसडी में ये टच कर गया था इसका रेवेन्यू। तो इसमें भी श्रीलंकन गवर्नमेंट का घाटा ही हुआ और ये भी एक कारण हो गया दोस्तों। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर और ये टूरिज्म किस तरह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा उसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ा तो फॉरेन करेंसीज हमें मिलेंगे। देखिए एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे देश से हम अगर किसी दूसरे देश को सामान भेजे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो दूसरे देश के लोग तो फॉरेन करेंसीज में ही खरीदेंगे, अपने करेंसी में पेमेंट देंगे या फिर यूएसडी में देंगे, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा। उसी तरह दोस्तों टूरिज्म, अगर टूरिज्म प्रमोट होता है, अगर टूरिज्म बढ़ता है तो फॉरेनर्स हमारे देश में आएंगे। तो जब भी वो हमारे देश में आएंगे फॉरेन करेंसीज लेके आएंगे, तो फॉरेन करेंसीज लेके आएंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा दोस्तों। और हर देश का यही टारगेट होता है कि हमें अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाना है, घटाना नहीं है। हमेशा आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा के रखना होगा दोस्तों, ये सब देश का टारगेट रहता है। अब दोस्तों जो आता है वो है द ट्विन डेफिसिट्स, और इसमें है करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी जो मैंने आपको बोला उसी के साथ आधारित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर रोज़ देश के अंदर कुछ ना कुछ सामान आ रहा है, कुछ ना कुछ बाहर जा रहा है। जो सामान अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, जो बाहर जा रहा है इसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट। किसी भी देश का टारगेट रहेगा कि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जिससे हमें फॉरेन करेंसी मिले, क्योंकि हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के देश में तो वो हमें फॉरेन करेंसी ही देंगे। और हमें क्या करना है, हमें तो अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है और हमें अपना इंपोर्ट घटाना होगा। इंपोर्ट मतलब बाहर से जो सामान ला रहे हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट करेंगे हमें उन लोग को पैसा देना होगा, फॉरेनर्स को। तो फॉरेनर को जब हम पैसा देंगे तो हमें उन्हीं के करेंसी में पे करना होगा, तो फॉरेन करेंसी हमारा घट जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमारा टारगेट रहेगा कि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट घटाना है दोस्तों। और दोस्तों इनके भी दो भाग है, जैसे कि चावल, दाल, अगर हम लोग ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसको बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। और जो हम छू नहीं सकते जैसे कि सर्विसेज, अगर हम फॉरेन देश में कोई सर्विस देते हैं या कोई सॉफ्टवेयर उन लोग को सेंड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो कोई जहाज से सेंड तो करता है नहीं, बस कंप्यूटर से ही भेज देता है। तो ये भी एक तरह का एक्सपोर्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंजिबल गुड्स। वहां से भी हमें पैसा मिलता है और वो भी फॉरेन करेंसीज में ही मिलता है दोस्तों। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना भी एक और रास्ता है जिस तरह से फॉरेन करेंसीज का ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके कोई स्टॉक खरीदे या बिल्डिंग खरीदे या लैंड खरीदे, तो आपको उन्हीं के करेंसी में पेमेंट करना होगा, मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। मतलब आप हमारे देश से फॉरेन करेंसी ले जाके उन्हें ही दे रहे हैं। इसी तरह अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में अगर कोई स्टॉक खरीदता है या फिर कोई लैंड बिल्डिंग खरीदता है, तो दोस्तों उसके पास तो फॉरेन करेंसी है और वो फॉरेन करेंसी हमारे पास लेके आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के पास फिर से फॉरेन करेंसी आएगा अंदर। हमारा टारगेट तो हमेशा यही रहता है कि हमें अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाना है। तो दोस्तों इस तरह से भी होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। और ये जो दो तरीका, ये जो इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन दोनों तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं फॉरेन करेंसीज के, इसको रिकॉर्ड किया जाता है एक लेजर में, उसको बोलते हैं बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों। बीओपी के दो पार्ट है दोस्तों, एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, और कैपिटल अकाउंट में कौन सा होगा, वो है इन्वेस्टमेंट वाला। तो दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट जो मैंने बोला, मतलब क्या, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें डेफिसिट मतलब कमी, इसमें कमी आ रहा है। मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कम कर रही है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है। मतलब दिन ब दिन इन लोगों के फॉरेन करेंसीज घट रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये लोग करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गए हैं और इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, इसको डेब्ट ट्रैप भी बोलते हैं। ये एकदम खराब चीज़ है दोस्तों, किसी भी देश के लिए ये प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए हमारा टारगेट जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हमको बढ़ाना है। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट कैसे करेगी, उन लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया है उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते। और लास्ट 2 साल में श्रीलंका का जिस तरह से डिग्रेडेशन हुआ है, कोई भी फॉरेन कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो सब तरफ से घाटा है दोस्तों। फॉरेन करेंसीज आ ही नहीं रहे हैं श्रीलंका के पास, लेकिन इंपोर्ट के चलते फॉरेन करेंसीज बाहर जा रहे हैं, इसलिए इन लोग का फॉरेन रिजर्व दिन ब दिन घट रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बजट डेफिसिट मतलब क्या है, कमी। अब बजट में कमी आ रही है, मतलब क्या है कि इस देश का जो एक्सपेंस है, बजट डेफिसिट तभी आती है जब आपका खर्चा बढ़ जा रहा है। आपका जो बजट है, आपका जो लिमिट है, उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जा रहा है। जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, मतलब एक्सपेंस इज मोर देन इनकम। अब दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका इनकम घट जाता है और एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपको दूसरे के पास हाथ फैलाना होगा।
श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी वही किया। इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्हें हाथ फैलाना पड़ा दोस्तों आईएमएफ के पास और चाइना के पास। आईएमएफ ने कुल 16 लोन दिए हैं दोस्तों, 16 टाइम्स इट हैज़ गिवन लोन टू श्रीलंका। और 2010 से लेकर 2020 तक श्रीलंका के फॉरेन डेब्ट्स डबल हो गए हैं दोस्तों। 2019 में इन लोग का फॉरेन डेब्ट था 42% ऑफ जीडीपी, 2021 में इनका फॉरेन डेब्ट हो गया 119% ऑफ जीडीपी दोस्तों। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अप्रैल 2022 मतलब इसी महीने में इन लोग का जो रिपोर्ट है वो है फॉरेन डेब्ट बढ़ गया है दोस्तों 4 मिलियन यूएस डॉलर्स में, और गवर्नमेंट रिजर्व्स एकदम ना के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या पता चल रहा है कि हमारा कर्ज ज़्यादा है और पॉकेट में पैसा कम है, तो क्या हो गया, फिर से हुआ ना डेब्ट ट्रैप। और दोस्तों इनके टोटल डेप्ट में चाइना के पास है 10% डेप्ट, जापान के पास है 10%, और टोटल डेप्ट का 47% है दोस्तों इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। और ये अपने को कर्ज से बाहर लाने के लिए चाइना से फिर से कर्ज मांग रहे हैं दोस्तों कि आप हमें फिर से उधार दे दीजिए, हम आपका उधार चुकता कर देंगे। ये कभी हो सकता है दोस्तों, आप बोलिए। आपको भी पता चल रहा है और हमको भी पता चल रहा है कि ये अपने कब्र और भी ज़्यादा गहरे कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आखिरी में जो कारण है ये रशिया यूक्रेन वार, इससे पूरे वर्ल्ड में दोस्तों अनरेस्ट फैला हुआ है, तो इसमें भी श्रीलंका का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों। ये एक एक्सटर्नल, ये एडिशनल कारण है, ये कोई परमानेंट कारण तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कारण है, इसलिए मैं इसको इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन ये टेम्पररी है, इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट या फिर श्रीलंका के लोगों का कोई भी हाथ नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दोस्तों शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था और आप लोग को भी पता है कि किस तरह से चीज़ों का दाम बढ़ रहे हैं, और साधारण लोगों के लिए, पब्लिक सिटीजन के लिए ये बहुत ही मुश्किल के वक्त है दोस्तों। इतने दामों से ये नहीं खाया जा सकता, नहीं हो सकता। 12-13 घंटे तक करंट नहीं आता दोस्तों हर एक दिन, और स्याही तक नहीं है कि बच्चे लोग अपना एग्ज़ाम देंगे। पेट्रोल पंप, राशन की दुकान, सबके बाहर लोग घंटों से लाइन में खड़े रह रहे हैं दोस्तों। पॉलिटिकल अनरेस्ट है, 26 मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है अपना कैबिनेट से, और दोस्तों लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं दोस्तों, ऐसा हालत हो गया है। और श्रीलंका के जो इंटरनेशनल जो रैंक्स है ये सब डाउनग्रेड हो गया है, और जितना ये डाउनग्रेड और होता रहेगा ये उतना ही ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया उसमें इम्पैक्ट डालेगा दोस्तों। जितना रैंक डाउनग्रेड होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि खोटे सिक्के पर पैसा लगाए। लेकिन चाइना यहाँ पे भी थोड़ा अलग चाल चल रही है, ये लोग श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा के श्रीलंका को ओन करने के बारे में भी सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चाइना को भी पता है कि ये कर्ज तो चुका नहीं पाएगा, तो इसी बहाने अगर श्रीलंका को ये एक्वायर कर ले तो ये भी चाइना का एक प्लानिंग चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आ जाते हैं द सैल्वेशन ऑफ श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका को किस तरह से उद्धार किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले है आईएमएफ लोन। देखिए और तो कोई रास्ता तो है नहीं, तो इसलिए लोन ही इसको देना पड़ेगा। तो आईएमएफ ने इसको बोला है कि हम आपको 4 बिलियन यूएस डॉलर लोन देंगे, लेकिन आपको अपना डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब दोस्तों आपका जो लोन टर्म है, जिस टर्म के अंदर आपको लोन चुकाना करना था, पुराना वाला लोन, तो उसको रिस्ट्रक्चर करना है। मतलब आपको वक्त ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन आपको पुराना वाला लोन भी आपको चुकता करना है। ये लोन भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पुराना वाला भी आपको चुकता करना है। तो उसी तरह से आप पहले अपना रिस्ट्रक्चरिंग करिए, मतलब टाइम आप पहले लीजिए कि उस लोन को आप कितना दिन में क्लियर करेंगे। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट करती है, जो वो कर भी देगी, तो आईएमएफ उसे 4 बिलियन यूएस डॉलर देगा। इंडिया ने दोस्तों चाइना का बहुत हेल्प किया है 2.5 बिलियन डॉलर्स का, और 2,70,000 मेट्रिक टन पेट्रोल डीजल भी दिया है दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों 40,000 टन्स ऑफ राइस और वेजिटेबल्स भी बहुत भेजे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एज अ नेबर फुल सपोर्ट पाया है दोस्तों। अब एक मज़ेदार चीज़ सुनिए, रेस्क्यू लोन फ्रॉम चाइना, 2.5 बिलियन डॉलर लोन फ्रॉम चाइना। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि चाइना हमें एक रेस्क्यू लोन देंगे, और जिसका भी मैं आपको पहले भी जिक्र कर रहा था। मुझे भी लगता है कि ये लोन शायद इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि चाइना का प्लानिंग अलग है दोस्तों। तो जो भी है शायद इन्हें मिल जाए, तो इसी तरह से श्रीलंका का उद्धार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, और आपको भी पता चल रहा होगा कि ये बहुत दिनों से बढ़ता हुआ एक प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों लोगों को सबसे पहले सतर्क होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं कि जो वो वादे कर रहा है वो सही है या गलत, वो सच है या झूठ, कितना सही है कितना गलत है, ये सोच समझ के हमें वोट देना चाहिए दोस्तों। तो इसी पर आ जाते हैं हम अपने कंक्लूजन में कि हमें इससे क्या सीखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए, और हमारे मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश सबसे पहले आता है, पॉलिटिक्स बाद में। अगर ये देश ही नहीं रहा तो पॉलिटिक्स करके क्या होगा।
वी शुड ऑलवेज टेक एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उसी का टीम होना चाहिए दोस्तों, और उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं और हम कुछ समझ रहे हैं और हमने अपना डिसीजन थोप दिया। अगर थोप दिया तो श्रीलंका की तरह होगा। और लास्ट दोस्तों, टेक दैट मच अप टू विच यू कैन गिव बैक, मतलब आप उतना ही लीजिए जितना आप वापस कर सकते हैं। खाना उतना ही खाइए जितना आप हजम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव, यही बात मैं अपने देश से और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इसी तरह के सिमिलर वीडियोस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आप प्लीज़ उसमें क्लिक करके वो वीडियो देखिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।